Hello all and welcome back again to Recognition IAS General Studies classes. रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा अभी गवर्नमेंट ने 3 बिल्स लेकर के आए हैं और इस 3 बिल के थ्रू आईपीसी के सेक्शंस आईपीसी जो कि 1858 में बनाई गई थी, सिमिलरली इसी तरीके से सीआरपीसी 1973 एंड इसी तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि 1872 के दौरान में बनाया गया था। इन तीनों को चेंज किया गया है, रिपील किया गया है, इन तीनों में अमेंडमेंट्स की गई है। इन तीनों के डिटेल्स के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ में हम लोग देखेंगे कि आखिर में क्या की प्रोविजंस है, व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट हैव बीन प्रपोज्ड इन द बिल टू रिप्लेस डिफरेंट एक्ट्स लाइक सीआरपीसी, आईपीसी एंड जो इंडियन एविडेंस एक्ट है। प्लस साथ में हम लोग देखेंगे इसके क्या क्रिटिसिज्म है और एक्चुअल में क्या ये एक ओवरहॉल है जो हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम या फिर इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जितने भी प्रॉब्लम थे क्या उसको सॉर्ट आउट कर रहा है या सिर्फ केवल और केवल ये एक चेंज मात्र है। फटाफट शुरू करते हैं जरा हमारा डिस्कशन। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि आखिर में क्या की चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। अगर हम लोग बात किया जाए ये जो की चेंजेस प्रपोज किए गए हैं ये कई सारे स्टेट, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, जितने भी हमारी यूटी हैं, जितने भी हमारे जजेस हैं, जजेस इन द सेंस जैसे हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सिमिलरली इसी तरीके से जितने भी हमारी लॉ यूनिवर्सिटीज़ है, कई सारी लॉ यूनिवर्सिटीज़ और कई सारे हमारे जितने जुडिशियल एकेडमीज़ वगैरह हैं, प्लस जो 22nd लॉ कमीशन है, इस तरीके के हमारे बहुत सारे चीज़ों को लेकर के, बहुत सारे मेंबर्स को लेकर के फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी को ही ये कार्यभार दिया गया था कि आप इस इंडियन पिनल एक्ट या फिर जो हमारा ये सीआरपीसी है या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट है इसमें आप चेंज बताइए। कई सारे पब्लिक ओपिनियन और कई सारे एमपीज के और मल्टीपल सिटिंग के बाद में अल्टीमेटली हमारे ये की प्रोविजन सामने निकल करके आते हैं। इस की प्रोविजन के बारे में अगर बात किया जाए, सीआरपीसी को अमेंड करके बोल दिया जा रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें अब 533 सेक्शंस होंगे जो कि पहले 478 हुआ करते थे। 160 सेक्शंस को अमेंड किया गया है। नए सेक्शंस 9 न्यू सेक्शंस जो है वो इंक्लूड किए गए और 9 सेक्शंस को ही हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। सिमिलरली इसी तरीके से आईपीसी 1858 के जो 511 हुआ करते थे जो पहले सेक्शंस, वो अब 356 कर दिए गए हैं और उसका नाम बदल करके रख दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। इसके अलावा 175 सेक्शंस को अमेंड किया गया है, 8 नए सेक्शंस ऐड किए गए हैं और 22 सेक्शंस को रिपील कर दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की अब इसका नाम बदल के रख दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें 170 सेक्शंस है जो कि पहले 167 हुआ करते थे। 23 सेक्शंस को अमेंड किया गया है, एक नया सेक्शन ऐड किया गया और 5 सेक्शंस को रिपील कर दिए गए हैं। तो ये तो हो गई वो डिटेल्स। हालांकि इतनी कुछ खास हमारे डिटेल काम की नहीं है, बस आपको नाम जरूर ध्यान रखना है। लेकिन इसके जो की प्रोविजंस है उसमें से कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। इसमें कई सारे चेंजेस किए गए और ये जो चेंजेस किए गए हैं वो आज के टाइम को देखते हुए किए गए हैं। पहले के टाइम पे अगर देखेंगे तो मोस्टली जो चीज़ें हुआ करती थी वो पेन एंड पेपर बेस्ड हुआ करती थी। आज के टाइम में वो चीज़ डिजिटाइजेशन ले लिया है। तो यहाँ पर हमें जो एक्ट्स हैं या जो बिल्स हैं इसमें भी हमें डिजिटाइजेशन का एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छा खासा किया जा रहा है। न्यू डॉक्यूमेंट्स इन प्रपोज्ड एविडेंस लॉ, यहाँ पर टेक्नोलॉजी को पुश दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, ईमेल हो गया या सर्वर लॉग हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कंप्यूटर पे हैं या फ़ोन या कंप्यूटर के जो मैसेजेस होते हैं, वेबसाइट होते हैं, लोकेशन एविडेंस होते हैं, इन सारी चीज़ों को अब एविडेंस एक्ट के अंतर्गत में रखा जाएगा। इसके अलावा अब जितने भी हमारे भारतीय जो न्याय संहिता है इसको सिटीजन सेंट्रिक बना दिया गया है। सिटीजन सेंट्रिक बनाने का मतलब या सिटीजन कन्वीनियंस का बताने का मतलब यहाँ पर अब 0 FIR का प्रोविजन चेंज कर दिया गया है। 0 FIR का मतलब ये होता था जैसे जहां पर भी आपने कोई क्राइम किया है या फिर कहीं पर आपके साथ में कोई क्राइम हुआ है तो उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत में रहते हुए ही आपको अपनी FIR करानी होती थी। मतलब कि जो भी इस क्षेत्र का थाना पड़ता था, जो भी नियरेस्ट पड़ता था, वही नियरेस्ट का मतलब जिस थाने के क्षेत्र में आता था वहीं पर आप केवल FIR करा सकते थे। लेकिन अब इस चीज़ को हटा दिया गया है, आप कहीं पर भी करा सकते हैं जो FIR है। और FIR के बाद से जहां पर भी जिस भी एरिया में यहाँ पर इंसिडेंट हुआ होगा उससे नियरेस्ट जो भी थाना होगा उसको 15 दिन में, जो जहां पर भी रजिस्टर्ड है, जहां पर आपने लॉन्च किया है, 15 दिन के अंदर में अब ये पुलिस का काम होगा कि वो FIR को वहां पर लेकर के जाएगी और जितना भी इन्वेस्टिगेशन कराना है वो वहां पर किया जाएगा। प्रोविजन ऑफ EFIR हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में FIR कर सकते हैं। डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा और पुलिस स्टेशन मतलब जो पुलिस स्टेशन रहेगा तो वो इट विल गिव नोटिस टू द अरेस्ट पुलिस टू इन्फॉर्म विक्टिम ऑफ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन विद इन 90 डेज। क्या आप इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये विक्टिम को पुलिस इन्फॉर्म करते रहेगी। सेक्सुअल वायलेंस के केसेस को लेकर के जो स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम है उसको अब वुमेन मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड करवाया जाएगा, जो कि एक अच्छा और एक
इमोशनल टच दिया गया है। इसके अलावा इनफैक्ट यूज ऑफ फॉरेंसिक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये जो 7 साल या उससे ऊपर के क्राइम होते हैं उसमें मैंडेटरी कर दिया गया है कि फॉरेंसिक का इस्तेमाल आपको करना ही करना होगा। इसके अलावा कई सारी नई चीजें भी ऐड कर दी गई हैं। जैसे एक ऐड किया गया है टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। पहले टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर के कोई नया एक्ट या फिर कोई नया सेक्शन डेडिकेटेड नहीं था, लेकिन अब इस चीज को ऐड कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में। न्यू सेक्शंस इसको लेकर के ऐड कर दिए गए हैं। इसके अलावा क्राइम अगेंस्ट वुमेन इसको लेकर के कर दिया गया है। जैसे पहले रेप और रेप को लेकर के जो भी प्रोविजंस हुआ करते थे, या माइनर का अगर रेप होता है तो उसके लिए भी प्रोविजंस हुआ करते थे, लेकिन कई सारे सेक्सुअल रिलेशंस फॉल्स प्रोमिसेस पे बनाए जाते थे, एम्प्लॉयमेंट पर या फेक डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी पर बनाए जाते थे, और उसको लेकर के कोई डेडिकेटेड सेक्शंस नहीं था, और उसके लिए एक नया डेडिकेटेड सेक्शन अब बना दिया गया है। 20 साल का या तो या तो सजा होगा या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी अगर हम लोग गैंगरेप के बारे में बात करते हैं, या फिर माइनर है तो उसके लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनाल्टी का केस बनाया जाता है। इसके अलावा समरी ट्रायल का भी एक केस बनाया गया है। समरी ट्रायल का केस जो छोटे मोटे केसेस होते हैं जो पहले 2 साल तक के लिए केवल और केवल लिए जाते थे, अब उसको एक्सटेंड करके 3 साल तक के केसेस को भी अब समरी ट्रायल के अंतर्गत ले आया जा सकता है। छोटे छोटे केसेस जैसे चोरी का हो गया, या फिर स्टोलन प्रॉपर्टी ट्रेपासेस हो गए, या फिर ब्रीच ऑफ पीस, क्रिमिनल एक्टिविटी, तो ये सारी जितनी चीज़ें होती थी उसको अब 3 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। मजिस्ट्रेट में कंडक्ट जो हमारा समरी ट्रायल है वो कर सकता है। कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट भी अब इंक्लूड कर दिया गया है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लेते हैं कोई पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस है या फिर सिविल सर्वेंट है, उसको किसी भी तरीके से अगर मान लेते हैं कोई क्राइम कर लेता है, या फिर किसी क्राइम में वो अपना उसका अब एक हाथ देखने को मिल जाता है, तो उसके लिए भी अब प्रोविजन कर दिया गया है। नॉन अपीयरेंस, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, थेफ्ट ऑफ लेस देन 5,000, मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन, इन सब चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। कई सारे और भी प्रोविजन किए गए हैं, उनको भी जरा 1 बाय 1 करके हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में क्या चीज़ें हैं, और फिर हम लोग उसकी क्रिटिसिज्म को भी डिस्कस कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक पॉइंट है सेडिशन का। सेडिशन के चार्ज बहुत ज़्यादा मिसयूज किए जाते थे, सेडिशन के चार्जेस को हटा दिया गया है, ऐसा न्यूज़ मीडिया में आपको सुनने को मिल रहा होगा, बट एक्चुअल में ऐसा केस है नहीं। जो सेडिशन का केस पहले आर्टिकल मतलब कि यहाँ पर सेक्शन बोला जाता है, सेक्शन नंबर 124A के अंतर्गत आता था, वो फिलहाल 124A के अंतर्गत नहीं आ रहा है, और इसके डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया गया है। इसके डेफिनेशन को चेंज किया गया, अमेंडमेंट की गई है, रिपील नहीं किया गया है। इसके चेंज में जो डेफिनेशन चेंज है उसमें लिखा गया है कि दिस इज एक्ट्स इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यानी कि अगर मान लेते हैं कोई एक्ट से सॉवरेनिटी अगर इंडिया की लूज होती है, खराब होती है, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट आता है तो फिर उसके ऊपर में ये जो सेडिशन है वो चार्ज लगाया जा सकता है। बट एक्चुअल में सेडिशन का नाम सेडिशन नहीं बोला जा रहा है, वो बस बोला जा रहा है कि एनी एक्ट विच वुड बी इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो उसके अगेंस्ट में केसेस लिए जा सकते हैं। बस यहाँ पर जो सेडिशन का नाम है वो नाम नहीं लिया जा रहा है, बाकी सारा काम वही हो गया है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर देखेंगे कई सारे और भी प्रोविजन ऐड कर दिए गए हैं। जैसे मॉब लिंचिंग को लेकर के भी अब नया एक प्रोविजन ऐड कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग को लेकर के एक डेडिकेटेड सेक्शन बना दिया गया है। यहाँ पर अब पेनाल्टी के रूप में 7 साल की सजा हो सकती है, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर आपको डेथ पेनाल्टी भी दी जा सकती है। सिमिलरली इसी तरीके से एक्स पार्टे ट्रायल का भी काम कर दिया गया। एक्स पार्टे ट्रायल भी यहाँ पर अब रख दिया गया है, और साथ में जितने भी फ्यूगिटिव्स होते थे, जो भी मतलब कह लीजिए कि गलत काम करते थे, तो उनके कन्विक्शंस पर भी काम किया जा रहा है। कन्विक्शंस ऑफ फ्यूगिटिव्स पर भी काम किया जा रहा है, इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर बात करते हैं तो हम 0 FIR के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया है कि अब ऐसा नहीं है कि जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आपका कोई इंसिडेंट हुआ है केवल वहीं जा सकते हैं, आप कहीं पर भी आप जा करके अपना जो भी केस है उसको लॉन्च करवा सकते हैं। इसके अलावा सिविल सर्विसेज या अगर मान लेते हैं कि पब्लिक ऑफिसर है, तो वहाँ पर भी अगर किसी भी तरीके का अगर अथॉरिटी फेलियर देखने को मिलता है, किसी तरीके का अगर उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, उन्हें भी 120 दिन के अंदर अंदर में ही इन्हें जो भी इसके खिलाफ में एक्शन लेना है वो करना पड़ेगा। सिमिलरली इसी तरीके से कई सारे और भी प्रोविजन किए गए हैं डिजिटाइजेशन को लेकर के, लाइक डिजिटाइजेशन का काम किया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का काम किया जा रहा है, इसके अलावा वीडियोग्राफी का भी काम किया जा रहा है। अगर कहीं पर सर्च वारंट है और कहीं मान लेते हैं सीजर करना है या कहीं पर चेक वगैरह करना है, तो उसके लिए फिर वीडियोग्राफी का एक केस रखा गया है। बाकी गैंग रेप और माइनर रेप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। इसके अलावा फॉरेंसिक्स भी मैंडेटरी कर दिया गया है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। कई सारे छोटे मोटे जो एक्ट्स होते हैं जैसे स्नैचिंग हो गया, इसके लिए भी अब एक सेक्शन डेडिकेट कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। एक और पॉइंट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये है कि अब ऑफेंसेज अगेंस्ट टेररिस्ट एक्ट भी ऐड कर दिया गया है।
ये पहले नहीं होता था, लेकिन अब ये नया एक्ट है और इसको भी एक्ट कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है इसको। तो बेसिकली ये हम लोगों ने देखा कि आखिर में क्या क्या पॉइंट्स हैं, कई सारी चीज़ें यहाँ पर हमें नई ऐड करने को मिल जाती हैं। तो इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में देखने को मिल रही थी, जो चीज़ नॉट डिफाइंड हुआ करती थी, उसको अब कहीं ना कहीं डिफाइन कर दिया गया है। और डिफाइन करने के कारण से अब एक कहीं ना कहीं एक पावर रहेगी, और अब ये पावर जो पुलिस पहले अपना अथॉरिटेटिव रूल ले लेती थी, कहीं ना कहीं उस पर भी एक कमी आएगी, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को हमें एक हमारे सोसाइटी में उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखना चाहिए। हालांकि इसके चेंजेस के पहली बात तो अपना चेंज अपने आप में खुद ही एक काफ़ी रिवॉल्यूशनरी चेंज माना जा रहा है कि आखिर में आने वाले टाइम में हमें जो भी चीज़ें होंगी वो हम अमेंड करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एटलीस्ट स्टार्ट द चेंज। शुरुआत करना ही चेंज की सबसे बड़ी बात थी। लेकिन कई सारे लोग हैं, उनका ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है, चेंज कर देने मात्र से चीज़ें बदल नहीं जाएंगी। देयर आर सो मेनी क्रिटिसिज्म अगेंस्ट दिस चेंज। इस बिल के अगेंस्ट में कई सारे चेंजेस, कई सारे क्रिटिसिज्म भी कहे गए हैं। हम लोग इस आर्टिकल से इस जो क्रिटिकल एनालिसिस है या फिर जो हमारी क्रिटिसिज्म है उसको हम लोग एनालाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लोग जरा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला सवाल हमारे यहाँ पर राइटर का ये कहना है कि आर द न्यू 3 बिल्स, जितने भी अभी नए 3 बिल्स आए हैं, क्या वो एक्चुअल में इंडियन क्रिमिनल लॉ के जो भी प्रॉब्लम्स थे क्या उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर आर्टिकल में जो हमारे राइटर हैं इनका ये कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि जो चेंज किया गया है वो एक अच्छा स्टेप है, एक वेलकम स्टेप है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चेंज था वो जस्ट एक सरफेशियल चेंज है, ओवरहॉल नहीं है। जो प्रॉब्लम एक्चुअल में हमारे इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हुआ करती थी उस चीज़ को कहीं ना कहीं अभी भी वही प्रॉब्लम अभी भी फेस करनी पड़ रही है। हमें रियल इंपैक्ट ऑन द डीप क्राइसिस देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को अभी हमें देखने की ज़रूरत है। दूसरा इन्होंने पॉइंट बोला है कि व्हाट प्रोसेस वाज अडॉप्टेड टू डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ द बिल। आखिर में क्या तरीके लिए गए हैं। तो हम लोगों ने अभी इनफैक्ट डिस्कस भी किया गया है कि यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी में कई तरीके के मतलब डाइवर्सिटी रखी गई थी। मतलब इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी थे, जैसे लॉ यूनिवर्सिटीज़ हो गई या जुडिशियल एकेडमीज वगैरह हो गई, प्लस इसके साथ में पब्लिक ओपिनियन भी था, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन इन अ फॉर्मेट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हुआ करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी लिया गया था, स्टेट और यूटी के भी रिप्रेजेंटेशन को लिया गया, और साथ में 22nd लॉ कमीशन की रिपोर्ट को भी लिया गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास में जो कमेटी थी उसमें एक डाइवर्सिटी रखी गई थी ताकि हर तरीके के ग्रुप आए और अपना एक व्यू दे सकते हैं। हमारे राइटर का कहना है कमेटी वॉज ओके, कमेटी ने जो कहा सही किया, और इनफैक्ट कमेटी फॉर्म करना भी काफ़ी ज़रूरी था, अच्छा था, मल्टीपल सिटिंग हुई और हो सकता है कि एक अच्छी चीज़ आई। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट ने इस कमेटी का जो रिकमेंडेशन रिपोर्ट है उसको पब्लिक नहीं किया है। जो भी यहाँ पर रिकमेंडेशंस दी गई है उसको पब्लिक नहीं किया है, और उस कारण से कहीं ना कहीं जो हमारे सोसाइटी में चीज़ें दिखनी चाहिए थी, जो हमारे कमेटी ने रिपोर्ट दिया, जो उसकी जो प्राइमा फेसी जो चीज़ें आनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं अब हमारे सोसाइटी में नहीं आ पा रही हैं। और इस चीज़ को गवर्नमेंट को शो करना था कि एटलीस्ट आखिर में गवर्नमेंट ने किन किन जो रिकमेंडेशंस थी उन किन किन रिकमेंडेशंस को माना गया है या किसको छोड़ दिया गया है। इनफैक्ट राइटर का यह भी कहना है कि कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंटेरियंस ने, स्पेशली हमारी जो गवर्नमेंट ने, उसको मान ही लिया है। हो सकता है कि कमेटी की रिकमेंडेशन कुछ और रही हो और गवर्नमेंट ने उस चीज़ को दरकिनार करते हुए अपने जो सूटेबल चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया हो। ये भी इनफैक्ट ये पॉइंट बोला जा रहा है। फिर हमारे पास इसी तरीके से इनका तीसरा पॉइंट है, राइटर का तीसरा पॉइंट कहना है कि आखिर में व्हाट आर द चेंजेस विद इन दीज बिल सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन क्रिमिनल सिस्टम। ये जो हमारे पास में ये सारी चीज़ें जो चेंजेस वगैरह किए गए हैं, आखिर में क्या इसका समाज में कोई हमें पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा भी, या फिर जस्ट ये केवल और केवल सरफेशियल मात्र है। तो राइटर का कहना है कुछ चीज़ें तो काफ़ी अच्छी की गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में अभी भी वेगनेस है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे इनफैक्ट जो आप लोगों ने पहला ही पॉइंट देखा सेडिशन का जो एक्ट था पहले ही ये काफ़ी वेग हुआ करता था, इसके बारे में कुछ खास क्लैरिटी नहीं थी और ये सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन था। अब यहाँ पर और सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन कर दिया गया है, एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट लिख दिया गया है कि सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी को खतरे में अगर कोई चीज़ रखी जा रही है तो वो एक्ट माना जाएगा कि वो देशद्रोह का एक्ट है, सेडिशन का एक्ट है। बट प्रॉब्लम यह है कि हु इज़ गोइंग टू डिफाइन दिस, आखिर में वो कैसे चीज़ें पता चलेंगी कि ये सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा पहुँच रहा है। क्या वो फ्री स्पीच का फंडा नहीं बनेगा? तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक वेगनेस होने के कारण से कहीं ना कहीं यहाँ पर आर्बिट्ररी अरेस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। इनफैक्ट सेडिशन नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी सेडिशन से ज़्यादा ग्रेव तरीके का यहाँ पर लॉ बना दिया गया है, ऐसा हमारे राइटर का कहना है। इसके अलावा यहाँ पर चीज़ें और भी की गई हैं, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर के अब यहाँ पर एक लॉ बना दिया गया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर के, जो कि काफ़ी अच्छा स्टेप बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं इट वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड।
दूसरा पॉइंट टेररिस्ट एक्ट को लेकर के भी किया गया है कि ये भी हमें कहीं ना कहीं जो होता है एक अच्छा स्टेप देखने को मिल रहा है। मॉब लिंचिंग को लेकर के भी यहाँ पर राइटर का कहना है कि काफ़ी अच्छा स्टेप यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट इस चीज़ को कम से कम रिकॉग्नाइज तो किया गया। बाकी इसके अलावा रेप, माइनर रेप या फिर जो गलत इन्फॉर्मेशन दे करके या फिर गलत आइडेंटिटी बता करके जो मैरिटल रिलेशन से बनाए जाते थे या सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता था, उसको लेकर के भी जो एक्ट्स वगैरह बनाए गए हैं, ये भी काफ़ी अच्छा एक स्टेप रहेगा। इसके अलावा एक और पॉइंट काफ़ी अच्छा कर दिया गया है, जो सेक्शन नंबर 377 हुआ करता था जो अननेचुरल सेक्स का है, या फिर सेक्शन नंबर जो 309 हुआ करता था, इन दोनों को हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया है। अगर आप सेक्शन 377 के बारे में देखेंगे तो ये तो आप लोगों को जानकारी है, दिस इज समथिंग रिलेटेड विद LGBTQ कम्युनिटी। और जो 309 है ये है अटेम्प्ट टू सुसाइड को लेकर के। अगर आप लोगों को पता हो, सुसाइड अटेम्प्ट करना इट वाज क्रिमिनल ऑफेंस बिफोर 2015, 2015 के बाद से इसको हटा दिया गया था और इनफैक्ट ये कहा गया था कि अब सुसाइड करना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ये सेक्शन कहीं ना कहीं आईपीसी में पड़ी हुई थी और इस चीज़ को हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है हमारे जो नए वाले बिल लाए गए हैं उसके अंतर्गत में। इसी तरीके से अगर हम लोग सीआरपीसी के बारे में बात करते हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर भी की गई हैं, जैसे कस्टोडियल डेथ के बारे में, कस्टोडियल टाइम के बारे में बात किया गया है। कस्टोडियल टाइम जो पहले 15 डेज का हुआ करता था, उसको एक्सटेंड करके 60 टू 90 डेज बना दिया गया है कि आप कोर्ट जो है 60 टू 90 डेज का कस्टोडियल जो टाइम पीरियड होता है उसको कर सकती है, बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो राइट्स ऑफ विक्टिम हुआ करते हैं उसको भी अब सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया गया है। 0 FIR के थ्रू कहीं ना कहीं ये चीज़ चेंज कर दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग कर दिया जाएगा, जब भी कहीं पर भी अगर मान लेते हैं कि सर्च और सीजर का वारंट अगर निकलता है तो उसके लिए वीडियोग्राफी की जाएगी। इस वीडियोग्राफी और डिजिटाइजेशन से फायदा ये होगा कि अब जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें फेयरनेस हमें देखने को मिलेगी और इन्वेस्टिगेशन काफ़ी एक फेयर हो सकेगी। इसके अलावा इनफैक्ट एक और पॉइंट किया गया है अंडर ट्रायल को लेकर के। अंडर ट्रायल को लेकर के देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे क्रिमिनल सिस्टम को लेकर के ही है और जुडिशियल पेंडेंसी को लेकर के है। अब अंडर ट्रायल में कई सारे ऐसे भी केसेस हैं जहां पर बंदा अंडर ट्रायल में है, उसके ऊपर में कोई अभी गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है, फिर भी उसको 5 से 7 साल की सजा हो रखी है और वो 3-3, 4-4 साल से अपने प्रिजन में पड़ा हुआ है और इस कारण से प्रिजन में भी कई सारा बहुत ज़्यादा जो होता है वो ओवर क्राउडेड हो रखा है। तो इस चीज़ के लिए भी कहा गया है कि यहाँ पर एक पॉइंट इनफैक्ट ये रखा गया है सीआरपीसी में कि यहाँ के जो भी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल होंगे, जेल सुपरिटेंडेंट जो होंगे, वो कोर्ट को एक लेटर लिख सकते हैं, एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि इन्होंने अपना 1/3 या फिर हाफ 50% या 1/3 अपना सजा का पूरा कर लिया है और ये अभी अंडर ट्रायल में इनको गिल्टी भी नहीं किया गया है, तो इनको बेल दे दिया जाना चाहिए। इनफैक्ट हमारा सिस्टम आज की डेट में जो बनाया गया है वो बेल देने के लिए बनाया गया है, ना कि उनको पिनलाइज करने के लिए बनाया गया है। इसी तरीके से उन्होंने चौथा पॉइंट अपना ये रखा है कि आखिर में जो इससे पहले की जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके रखी थी, जुडिशियल या फिर जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्या उस चीज़ को ये सॉर्ट आउट कर रहा है? तो यहाँ पर हमारे राइटर का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। कई सारे प्रॉब्लम जो पहले से आइडेंटिफाइड थे, जैसे हम लोगों ने इनफैक्ट अभी बात किया ओवर क्राउडेड जेल को लेकर के, तो हमारा जो ओवर क्राउडेड जेल है, इस ओवर क्राउडेड जो प्रिजन है, इसको बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया, इसको लेकर के कोई भी लॉ नहीं बनाया गया है। सिमिलरली इसी तरीके से अंडर ट्रायल को लेकर के भी कुछ भी नहीं बनाया गया है कि आखिर में क्या चीज़ें हैं। बेल एडजुडिकेशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया है कि बेल किस तरीके से दी जानी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो कुछ भी इनफैक्ट इस पर कोई बात नहीं की गई है। इनफैक्ट जो पुलिस टॉर्चर भी है, जो 3rd डिग्री वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, उस पर भी कोई लॉ नहीं बनाया गया है कि किस तरीके की क्या चीज़ें होनी चाहिए। इनफैक्ट एक और प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हमारे इस सीआरपीसी का ये मानना है कि अगर कोई सोसाइटी में क्राइम हो रहा है तो क्राइम शुड बी डील्ड ओनली बाय द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी। समाज के कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसे सिर्फ और सिर्फ सीआरपीसी ही सॉर्ट आउट कर सकता है। ऐसा हमारे बिल्स के द्वारा ये निकल करके आ रहा है, इंटरप्रिटेशन ये निकल करके आ रही है, बट एक्चुअल में ऐसा होना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी जो ये प्रॉब्लम्स है, चाहे वो ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल हो या फिर आपके वेगनेस हो या फिर अगर आप बेल एडजुडिकेशन के बारे में बात करें, अंडर ट्रायल के बारे में बात करें, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होगा हमें। प्लस साथ ही साथ में हमें इस बात को नहीं देखना होगा कि समाज में जो भी चीज़ें हैं वो केवल और केवल सीआरपीसी से ही निकल करके आएगी। हमें यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करने होंगे। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं समाज में हमें बेल प्रोविजन को और ज़्यादा प्रमोट करना होगा, बेल पर लोगों को लेकर के आना होगा। दूसरी चीज़, पुलिस सिस्टम में हमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर है और उस इन्वेस्टिगेशन पे अगर अच्छा ट्रायल किया गया, अच्छा इन्वेस्टिगेशन की गई, तो उसे फिर भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। उसको लेकर के किसी प्रकार का प्राइज मनी या फिर प्राइज नहीं दिया जाता है। देयर इज नो प्रमोशन ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें चेंज करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो फोकस हमारा करना चाहिए कि हमें इंस्टीट्यूशनल
इंस्टीट्यूशनल इंप्रूवमेंट की ओर ध्यान देना होगा, हमें चीज़ों को और सॉर्ट आउट करना होगा। ये बात अच्छी है, दिस इज ऑल्सो अ वेलकम स्टेप कि वी हैव चेंज्ड आवर ओल्ड टाइम्स, ब्रिटिश एरा के दौरान की ही जो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था उसको हम लोगों ने फिलहाल अब इंडियननेस उसमें ला दिया, भारतीयता ला दी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमें इसमें काफ़ी कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो इस आर्टिकल में, इस सेशन में हम लोगों ने यही देखा कि आखिर में हमारे जो 3 बिल्स लाए गए हैं उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, कुछ यहाँ पर सेलिएंट प्रोविजंस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, प्लस साथ में हम लोगों ने देखा कि आखिर में इससे रिलेटेड क्या क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिल रहे हैं। आने वाले टाइम में और भी कई सारे आर्टिकल्स वगैरह आएंगे जो कि इस बिल को क्रिटिसाइज भी कर रहे होंगे और साथ में इसके सपोर्ट में भी चीज़ें आएंगी। तो 1 बाय 1 करके हम लोग भी आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो बने रहिए इस तरीके के जो छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं उनके डिस्कशन के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।